ये उमेश पाल की हत्या और उसके साथ जो लोग थे उनकी हत्या, किसकी नाकामी है? इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही। किसकी नाकामी है? उन पुलिस अधिकारियों की जो एक प्रोटेक्टेड विटनेस था, जो एक इतनी बड़ी हत्या जो कि पूरे देश में सब लोगों को सनसनी फैल गई थी, उसका चश्मदीद गवाह मार दिया जाता है। अपराधियों के ऊपर पूरा फोकस हो गया, लेकिन इस बात से फोकस हटा दिया गया कि ये योगी सरकार की और जो उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी लचर है या इस साजिश में शामिल है इस घटना चक्र। उसके बाद वो एनकाउंटर देखें, और उसके बाद अब ये, क्योंकि उस एनकाउंटर के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि अतीक अहमद ने जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, और मुझे भले ही उनकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन असलियत अगर मैं भी नहीं बोलूँगा तो असलियत कभी सामने नहीं आएगी। अतीक अहमद ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी और उनसे कौन साबरमती जेल में मिलने गया था, और किसके कहने पे कोई साबरमती जेल मिल सकता है, ये इसी घटना चक्र के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि किन लोगों से अतीक अहमद के तार जुड़े हुए थे जो आरएसएस और बीजेपी से कनेक्टेड है। अब नारे कौन से लगाए जा रहे हैं? तो राम राम के नारे नहीं लगाए जाते हैं, जय सिया राम के भी नारे नहीं लगाए जाते हैं। हम लोग तो बचपन से, क्योंकि मेरी तो सारी परवरिश ही में जो चांदनी चौक का एरिया है उस तरफ ही हुई है। मैं हालांकि इस तरफ रहता था, लेकिन मेरे स्कूल के कॉलेज के मित्र सारे उस तरफ ही थे, और सब तो हम जो बचपन से अभिवादन का जो तरीका देखते आ रहे हैं वो राम राम का था, जय सिया राम का था। ये जय श्री राम एक ख़ास तौर का नारा है। ये नारा एक इशारे के तौर पे कुछ संगठन इस्तेमाल करते हैं, एक मैसेज के तौर पे कुछ संगठन इस्तेमाल करते हैं। इनकी इस नारे की, पर्टिकुलर नारे की जिस तरीके से लगाया जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन एक पर्टिकुलर संगठन से होती है, एक संगठन के इकोसिस्टम से होती है, और वही लोग इस तरह की घटनाएं एक नहीं दर्जनों करा रहे हैं। तो इससे वो राजनीतिक लाभ भी लेना चाहते हैं कि देखो हम जो काम भारत का संविधान नहीं कर पा रहा, ये मैसेज दे रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं। भारत का संविधान और कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि वो एक अपराधी को सज़ा नहीं दे सकती। जुडिशरी जो है वो एक अपराधी को सज़ा नहीं दे सकती। इसमें भी रोल किसका होता है? भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का, और जो सरकारी पुलिस वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, उन्हीं का तो रोल होता है मेन। और लेकिन एक मिनट मेरी बात खत्म होगी, लेकिन पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये कौन लोग चाह रहे हैं जो भारत के संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, भारत की व्यवस्था को दिखाना चाहते हैं कि लचर है, मजबूत नहीं। सतपाल मलिक जी ने जो कहा है उसके बारे में पूरा विपक्ष, पूरा देश सड़कों पे आना चाहिए। और लाइव कैमरे पर पुलिस के सामने 3 आतंकी घुसते हैं और घुसने के बाद हत्या कर देते हैं। एक सुनियोजित एनकाउंटर की तरह लगता है सर, सिर्फ शक्ल बदल रही है करने वाला। आप कैसा देखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि पुलिस की वर्दी पहन लेने से, अगर ईमानदारी से, भारत के संविधान के हिसाब से, देश के कानून के हिसाब से कोई अगर काम नहीं करता है तो वो पुलिस अधिकारी नहीं होता है, वो एक गुंडा ही होता है, एक मवाली ही होता है। तो जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं वो गुंडों की तरह काम कर रहे हैं, कभी कागजी कार्रवाई करके एक तरह की, जैसे एनकाउंटर में करते हैं, जैसे इस एनकाउंटर में किया और एनकाउंटर्स में किया, वो भी अपराध है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनएचआरसी कह रही है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कह रहे हैं। तो ये, लेकिन सारी पुलिस फोर्स जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, मेरी बात को ध्यान से सुना जाए हमेशा, कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको ड्राई पोस्टिंग्स पे, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में और ऐसी जगहों पे रखा जाता है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से और जो मेन इकोनॉमिक क्राइम्स हो रहे हैं उनका वास्ता ही कुछ ना हो। आज मलाईदार पद जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें प्राइस पोस्टिंग कहा जाता है, वो इस बात का पर्यायवाची शब्द बन गया है कि ये लोग भ्रष्ट हैं। ये है बुनियादी समस्या। ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स बेचारे जो लॉ एंड ऑर्डर 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं, उनको साइडलाइन किया जाता है। ऐसे क्रिमिनल नेचर के पुलिस अधिकारी जो होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, जो उनको इन सब महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इसीलिए रखा जाता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो अपराध करना चाहती है, उसमें वो सहयोगी बन सके। कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर कभी भी साइडलाइन तो हो जाएगा, सस्पेंड तो हो जाएगा, नौकरी से तो निकाला जाएगा, लेकिन वो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने से गलत काम कभी नहीं करेगा। यही टेस्ट है आज। जो मलाईदार पद पे बैठे उनकी स्क्रूटनी ख़ास तौर पे होनी चाहिए, चाहे ये एटीएस, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग वाले हो गए, चाहे मलाईदार थाने जो है,
इन सब की इन्वेस्टिगेशन अलग से होनी चाहिए। इसके लिए जनता को उठना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जनता को निगरानी करनी पड़ेगी अपने नौकरों की, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो दूसरे पुलिस के अधिकारी हों या प्रशासनिक अधिकारी हों। अब इस मुद्दे पे आ जाते हैं, ये मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। अब इस मुद्दे पे आ जाते हैं। अब जो घटना चक्र निकल के आ रहा है, मैंने शुरू में ही बोला था जब ये अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ था कि एनकाउंटर की दो बड़ी खामियां हैं जिस वजह से किसी भी हालत में समाज को किसी भी एनकाउंटर को कंडोन नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, किसी का भी एनकाउंटर हो चाहे। ये इसलिए है दो वजह। एक तो ये जो भारत का संविधान और कानून है उसके खिलाफ है। किसी को बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी की हत्या कर दी जाती है तो ये भारत के संविधान के ऊपर डायरेक्ट हमला होता है, क्योंकि उससे ये बात जाहिर होती है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो मिल रही है वो भी संविधान और देश के दुश्मन है कि एनकाउंटर को जो एक्सेप्टेबिलिटी दिलाते हैं वो ये जनता में और पूरे दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत का संविधान और कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि वो एक अपराधी को सज़ा नहीं दे सकती। जुडिशरी जो है वो एक अपराधी को सज़ा नहीं दे सकती। इसमें भी रोल किसका होता है? भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का, और जो सरकारी पुलिस वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, उन्हीं का तो रोल होता है मेन। और लेकिन एक मिनट मेरी बात खत्म होगी, लेकिन पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये कौन लोग चाह रहे हैं जो भारत के संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, भारत की व्यवस्था को दिखाना चाहते हैं कि लचर है, मजबूत नहीं। एक तो ये नुकसान होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि एनकाउंटर से, चाहे वो अपराधी हो, कोई आतंकवादी हो या इकोनॉमिक ऑफेंडर हो बड़ा, वो जो उसके दिल में राज होते हैं, जो बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं, जो सत्ता के गलियारों में बैठे बैठे ताकतवर लोग हैं उनको एक्सपोज कर सकते हैं, वो राज हमेशा के लिए मिटा दिए जाते हैं। तो मैं इस 3 मृत्युकांड जो हुए हैं उसी घटना चक्र का एक हिस्सा देख रहा हूँ। एक और पिछले 9 सालों में जब से मनुवादी मानसिकता की आरएसएस बीजेपी सरकार आई है, एक और नया एक सिस्टम इवॉल्व हो गया है कि एक चोरी को छुपाने से उससे बड़ा कोई एक घटना चक्र रच दिया जाए, एक कोई हौलनाक चीज़ रच दी जाए ताकि पुराने वाले महत्वपूर्ण जो एक पब्लिक की अटेंशन ड्रॉ कर रखी होती है किसी चीज़ ने, उसका ध्यान हटा दिया जाए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अडानी का कांड, राहुल गांधी के ऊपर हमला, उनकी सदस्यता रद्द, क्यों कि अडानी की चोरी जो है जो पकड़ी गई है उसमें अमित शाह जी का नाम ना आ जाएगा, मोदी जी का नाम ना आ जाएगा, उसके लिए राहुल गांधी जी पे हमला। देखें आप घटना चक्र देखें। उसके बाद ये उमेश पाल की हत्या और उसके साथ जो लोग थे उनकी हत्या। किसकी नाकामी है? इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही। किसकी नाकामी है? उन पुलिस अधिकारियों की जो एक प्रोटेक्टेड विटनेस था, जो एक इतनी बड़ी हत्या जो कि पूरे देश में सब लोगों को सनसनी फैल गई थी, उसका चश्मदीद गवाह मार दिया जाता है। अपराधियों के ऊपर पूरा फोकस हो गया, लेकिन इस बात से फोकस हटा दिया गया कि ये योगी सरकार की और जो उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी लचर है या इस साजिश में शामिल है इस घटना चक्र। उसके बाद वो एनकाउंटर देखें, और उसके बाद अब ये, क्योंकि उस एनकाउंटर के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि अतीक अहमद ने जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, और मुझे भले ही उनकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन असलियत अगर मैं भी नहीं बोलूँगा तो असलियत कभी सामने नहीं आएगी। अतीक अहमद ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी और उनसे कौन साबरमती जेल में मिलने गया था, और किसके कहने पे कोई साबरमती जेल मिल सकता है, ये इसी घटना चक्र के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि किन लोगों से अतीक अहमद के तार जुड़े हुए थे जो आरएसएस और बीजेपी से कनेक्टेड है। ये महत्वपूर्ण बात है। जब तक अब मैं अतीक अहमद की फैमिली से भी अब भी मैं कह रहा हूँ कि ये लोग बहुत जालिम हैं। जो भी बात है अभी दुनिया के पटल पर रख दे, वही आपसे सबसे बड़ी आपकी सुरक्षा है, नहीं तो ये घटना चक्र रुकेगा नहीं। अतीक अहमद की पूरी फैमिली को ख़त्म करने की एक वजह सबसे बड़ी ये है कि उनके पास ऐसे कुछ राज हैं जो मैं आपको इशारे में बता रहा हूँ कि किन लोगों ने उनका इस्तेमाल किया राजनीतिक लाभ लेने के लिए, जो कि पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा, आज के सत्ताधारी लोग हैं, उसका एक ये मोहरा बन गए। इन्होंने गलत रास्ते पे चले, उसका अंजाम नज़र आ रहा है। और ये दूसरे लोगों को भी एक बड़ी वार्निंग है, जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरएसएस के लोगों से मिल रहे हैं, बीजेपी के लोगों से मिल रहे हैं,
उनकी जी हुजूरी करके उनको ऐसा लग रहा है कि हम इनके अच्छे गुलाम बन गए या इनके अच्छे दोस्त बन गए, हम इनके इतने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो हमारा तो नुकसान नहीं करेंगे। वो हिरेन पांड्या को याद कर लें, वो सोहराबुद्दीन शेख को याद कर लें। ये मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें। बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी की किसी भी मीठी डर वाली डराने वाली किसी भी बात में आना ही नहीं है। इनसे एकदम रिश्ता नाता जो दूर कर लेगा वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, वही देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। सर, हमने जिस तरह से देखा कि पहले 3 लोगों का आना, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाकर कत्ल कर देना, इस मामले को वैसे ही रंग दे रहा है जैसा लगातार जय श्री राम के नारे के साथ आतंक फैलाया जाता है। इसको आप किस तरह एक पंथ दो काज है ना जी। अडानी जी की तरफ से ध्यान हटाया। जी। अभी सतपाल मलिक साहब हैं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उन्होंने क्या क्या खुलासा किया, कितना बड़ा खुलासा है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं वो। और कौन कर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी से गुफ्तगू की है उस घटना चक्र के दौरान, वो इतने बड़े खुलासे कर रहा है, उस पर कैसे ध्यान हटाया जाए? कोई ऐसी सनसनी खेज घटना, यही इन्वेस्टिगेशन होनी है इन सब केसेस में। अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो एक पंथ दो काज, मतलब उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तो वो अब एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। अब नारे कौन से लगाए जा रहे हैं? राम राम के नारे नहीं लगाए जाते हैं, जय सिया राम के भी नारे नहीं लगाए जाते हैं। हम लोग तो बचपन से, क्योंकि मेरी तो सारी परवरिश ही में जो चांदनी चौक का एरिया है उस तरफ ही हुई है। मैं हालांकि इस तरफ रहता था, लेकिन मेरे स्कूल के कॉलेज के मित्र सारे उस तरफ ही थे। और सब तो हम जो बचपन से अभिवादन का जो तरीका देखते आ रहे हैं वो राम राम का था, जय सिया राम का था। ये जय श्री राम एक ख़ास तौर का नारा है। ये नारा एक इशारे के तौर पे कुछ संगठन इस्तेमाल करते हैं, एक मैसेज के तौर पे कुछ संगठन इस्तेमाल करते हैं। इनकी इस नारे की, पर्टिकुलर नारे की जिस तरीके से लगाया जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन एक पर्टिकुलर संगठन से होती है, एक संगठन के इकोसिस्टम से होती है। और वही लोग इस तरह की घटनाएं एक नहीं दर्जनों करा रहे हैं। तो इससे वो राजनीतिक लाभ भी लेना चाहते हैं कि देखो हम जो काम भारत का संविधान नहीं कर पा रहा, ये मैसेज दे रहे हैं, एक तो वो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, राजनीतिक फ़ायदा। और दूसरी तरफ अपने गुनाह जो एक्सपोज हो रहे हैं उसको छुपाने की कोशिश। इसीलिए इन लोगों का सही जवाब ये है कि अडानी की चोरी, अडानी के कनेक्शन मोदी जी और अमित शाह साहब से, उसके बारे में जो आंदोलन है वो तेज़ होना चाहिए। सतपाल मलिक जी ने जो कहा है उसके बारे में पूरा विपक्ष, पूरा देश सड़कों पे आना चाहिए। और तीसरी बात, इस घटना चक्र के बारे में इन्वेस्टिगेशन इन लाइंस पे भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल तो सबसे पहले इसी बात पे होनी चाहिए कि ध्यान हटाने के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसमें क्रिमिनल मीडिया के ख़ास तौर के वो टीवी के एंकर जो इसको उस तरफ धकेलने की, सारा नैरेटिव उस तरफ धकेलने के लिए पूरी दिन रात एक किए पड़े हैं, वो इस घटना चक्र के, इस आपराधिक साजिश के शामिल हैं, जो कि देशद्रोह भी है। इतनी महत्वपूर्ण बातों से देश का ध्यान भटकाने की बात जो है चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाती है। ये लोग भी इस देशद्रोह के बड़े घटना चक्र के एक साजिश का हिस्सा हैं बराबर के। इनके बगैर ये साजिश पूरी नहीं होती, क्योंकि ये तुरंत इसको एक नया रूप देते हैं, एक जैसे तरीके के बातें करके। देखें आप, सबकी ज़बान एक होती है ना, सबकी ज़बान एक होने का मतलब सबको एक ही जगह से डायरेक्ट किया जा रहा है, एक ही जगह से सबको निर्देश दिए जा रहे हैं। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जो हम लोगों को समझ है इतने एक्सपीरियंस के बाद, इन घटना चक्र में एक ही इकोसिस्टम आरएसएस और बीजेपी का शामिल है। इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विपक्ष को और पूरे देश को सड़कों पर आना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.